बच्चों, गुड मॉर्निंग। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल DVSK इंटर कॉलेज में आपका मैं तहे दिल से स्वागत करता हूं। तो बच्चों, आज मैं आप लोग जो है कक्षा 12 का जो है उसी चैप्टर से मानव स्वास्थ्य एवं रोग अर्थात ह्यूमन हेल्थ एंड डिजीज चैप्टर से ही जो है लास्ट हेडिंग के बारे में मैं बताने जा रहा हूँ। ठीक है, मैं पिछली वीडियो में भी आपको प्रतिरक्षा तंत्र के बारे में वहाँ थोड़ा जो है इम्यूनिटी के बारे में बताया था। तो बच्चों, यहाँ पे जो है मैं आपको जो है उसके कुछ विशेष पार्ट के बारे में बताऊँगा कि ये है क्या चीज़ और किस तरीके से हमारे शरीर में एक तरीके से हमारा कैसा व्यवहार करता है, कैसा काम करता है, जो कि मैंने आपको पिछली वीडियो में बता ही दिया था कि ये क्या चीज़ है और इसके बारे में हमने आपको टोटल बताया था। लेकिन मैं इसमें प्रतिरक्षी तंत्र का जो है आपको जो है फिगर जो है बताऊंगा, फिगर के बारे में बताऊंगा कि इसमें क्या क्या चीज़ जो एक दूसरे से बधे होते हैं, इसमें कौन सी श्रृंखला होती है, कौन सी हल्की कौन सी भारी किस आकार के होते हैं, ठीक, इसमें कितने पॉलीपेप्टाइड होते हैं, तो ये सब के बारे में बताऊंगा। और इसके बाद हमें एंटीबॉडीज या फिर प्रतिरक्षा तंत्र क्या है, किस चीज़ से मिलकर बनता है, कार्बोहाइड्रेट या फिर प्रोटीन, वसा, जो भी चीज़ है जिससे भी बनता है, सबके बारे में आपको डिटेल्स में बताऊंगा। ठीक है बच्चों, तो आप बिल्कुल यहाँ पर घबराइएगा मत और धैर्यपूर्वक पढ़ाई को कीजिए और अच्छे से नोट बनाइए, जो कि आपका नोट भी यहाँ पर जब स्कूल खुलेगा और फिर नोट को चेक किया जाएगा और अच्छे से पढ़ाई की आपसे इंक्वायरी भी की जाएगी कि आपने क्या पढ़ा, क्या आपके अंदर वो एजुकेशन की जो है भावना क्या उत्पन्न हुई, ठीक, तो सब पूछा जाएगा आपसे। इसलिए आप बिल्कुल जो है नोट को अच्छे से बनाएंगे। ओके बच्चों, तो चलिए हम आपको जो है यहाँ पे प्रतिरक्षा या एंटीबॉडीज की डेफिनेशन के साथ साथ उसके स्ट्रक्चर के बारे में भी बताऊंगा आपको। ठीक है बच्चों, तो देखिए यहाँ पे दिया है कागर प्रतिरक्षी या एंटीबॉडीज, प्रतिरक्षी तंत्र या एंटीबॉडीज क्या होते हैं ये देखते हैं। कहा जाता है किसी प्रतिजन, अब प्रतिजन को हम और क्या कह सकते हैं, वाह्य पदार्थ कह सकते हैं। एक प्रतिजन जो होता है, एक होता है प्रतिजन, एक होता है मतलब एक एंटीजन होता है, एक एंटीबॉडी होता है। तो एंटीजन से जो है एंटीबॉडी ही बनता है। तो चलिए उसको देखते हैं। तो किसी प्रतिजन, देखिए प्रतिजन जो होता है एक तरीके से वो RBC का रूप होता है, ठीक है, रेड ब्लड कार्पल्स अर्थात लाल रुधिर कणिका होती है, ठीक है। तो इससे जो है हमारा भाई हमारी जो एंटीबॉडी है नहीं, इसी पदार्थ से जो है हमारे शरीर में प्रतिरक्षा तंत्र एंटीबॉडीज बनती है। एंटीबॉडीज होती है वो WBC और प्लाज्मा का रूप होती है। किसकी? WBC और प्लाज्मा का क्या होती है, रूप होती है। समझ गए बच्चों? तो चलिए देखिए मैं आपको बता रहा हूँ। यहाँ पे कहा जाता है किसी प्रतिजन अर्थात वाह्य पदार्थ की अनुक्रिया में, उसकी क्रिया में शरीर के प्रतिरक्षी तंत्र द्वारा निर्मित प्रोटीन प्रतिरक्षी या एंटीबॉडीज कहलाती है। समझ गए? फिर से देख लीजिए। कहा गया यही प्रतिजन या फिर वाह्य पदार्थ की अनुक्रिया में, मतलब उसकी जो क्रिया होती है वो शरीर के प्रतिरक्षी तंत्र द्वारा, शरीर का जो प्रतिरक्षी तंत्र द्वारा निर्मित जो प्रोटीन बनता है, अब वही जो प्रोटीन बनेगा वही प्रोटीन क्या हो जाएगा, प्रतिरक्षी या एंटीबॉडीज कहलाती है। जैसे हमारे शरीर में प्लाज्मा, भाई प्लाज्मा हमारे बॉडी में रुधिर का कितना परसेंट है, 55 है, और रुधिर और रुधिराणु जो ब्लड होता है वो हमारा कितना है, वो हमारा 45% है, ठीक है। तो हमारे शरीर में जो प्लाज्मा होती है और WBC होती है, हमारे शरीर की प्रतिरक्षा तंत्र अर्थात रोग प्रतिरोधक क्षमता को धारण करने वाली एक पदार्थ होता है जो हमारे शरीर को दृढ़ और क्या बनाता है, मजबूत बनाता है। तो बच्चों देखिए आगे फिर, तो यही कहा गया है और कहा गया है कि यह प्रोटीन है इम्यूनोग्लोबिन कहलाती है। यही प्रोटीन हम क्या कह सकते हैं, इम्यूनोग्लोबिन कहलाती है। ठीक, यह प्रोटीन इम्यूनोग्लोबिन कहलाती है। प्रतिरक्षी तंत्र की बी लसिकाणु, देखिए बच्चों कहा गया है कि प्रतिरक्षी तंत्र की ये बी लसिकाणु जिसको हम कहते हैं बी कोशिका और T4 लिम्फोसाइट्स अर्थात ये WBC के जो है भाग होते हैं। ठीक, बी लसिकाणु WBC के भाग होते हैं। कहा गया बी लसिकाणु जो होता है यही एंटीबॉडीज
बनाता है। ये पूछ लिया कि जो एंटीबॉडीज कैसे बनती है, तो कहा जाता है कि प्रतिरक्षी तंत्र की बिलस्काड़ जो होती है, अर्थात वही जो प्रोटीन होती है वो क्या बनाती है, एंटीबॉडीज बनाती है। ठीक है, तो ये चीज था हमारा एंटीबॉडीज है प्रतिरक्षी। अब देख लीजिए यहाँ पर दिया गया है कि एंटीबॉडीज अणु की संरचना, अर्थात आपके पास संरचना यहाँ पे दिया गया है। चलिए हम संरचना के बारे में कुछ देख लेते हैं, आपको बता देते हैं, फिर आगे डिटेल से बताते हैं। इसमें देखिए, इसमें ये बताया गया है कि हमारा देखिए ये कहा जाता है प्रतिरक्षी तंत्र का जो अणु हो, जो उसकी आकृति होती है वो वाई आकार की होती है। किस आकार की है, वाई आकार की दी गई है। ठीक है ना। अब इसमें बताया गया है कि ये एंटीजन, देख रहे हैं, इसमें कहा जाता है कि इसमें एक भारी चेन होता है, श्रृंखला होती है, मतलब दो भारी श्रृंखला होती है और दो कैसी होती है, हल्की श्रृंखला होती है। अब आप देखेंगे ये जो हमारी श्रृंखला दिख रही है ये हमारी भारी श्रृंखला दो है, और ये जो है वो क्या है, हल्की श्रृंखला है। ठीक, और हमारे जो प्रतिरक्षी तंत्र के जो श्रृंखलाएं हैं वो आपस में, बड़ी बड़ी श्रृंखलाएं, छोटी छोटी श्रृंखलाएं आपस में डाइसल्फाइड के द्वारा एक दूसरे से बंधे होते हैं। आप देख रहे हैं ना, यहाँ पर भी आप ऐसे कर सकते हैं। देखिए हम बना कर बता दे रहे हैं, ये देखिए बंधे हैं ना इस तरीके से, किसके द्वारा बंधे हैं, डाइसल्फाइड श्रृंखला के द्वारा जो है ये एक दूसरे से क्या होते हैं, बंधे होते हैं। ठीक, और क्या कहा जाता है, देख रहे हैं यहाँ डाइसल्फाइड श्रृंखला, डाइसल्फाइड श्रृंखला, सब देख रहे हैं, डाइसल्फाइड श्रृंखला के द्वारा एक दूसरे से बंधे होते हैं। अब देखिए ये जो श्रृंखला दिखा रहा है ये कौन श्रृंखला है, लॉन्ग चेन, क्या लंबी श्रृंखला है। ये जो हमारी दिख रही है ये सब क्या है, लंबी श्रृंखला है। और ये जो हमारी दिख रही है देखिए शॉर्ट चेन, मतलब छोटी श्रृंखला है, मतलब ज्यादा, मतलब हल्की श्रृंखला है, छोटी श्रृंखला है। ठीक, दूसरी चीज बताया जाता है कि प्रत्येक एंटीबॉडी अणु 4 पॉलीपेप्टाइड श्रृंखलाओं से मिलकर बना होता है। कहा जाता है प्रत्येक एंटीबॉडी अणु जो होता है वो 4 पॉलीपेप्टाइड श्रृंखलाओं से मिलकर क्या होते हैं, बने होते हैं। जैसे कि 1 2 3 4, 2 बड़ी और 2 छोटी, मतलब 4 पॉलीपेप्टाइड श्रृंखलाओं से मिलकर ये आपस में क्या होते हैं, बंधे होते हैं, जिसकी आकृति वाई आकार की होती है तथा 2 हल्के होते हैं और 2 भारी होते हैं। समझ गए, तो ये होती है इसकी जो है अवस्था। आप इसको ध्यान देंगे। ठीक बच्चों, फिर आगे हम चलते हैं। बताया जाता है कि इसे हम भाई जो डाइसल्फाइड बंध से जुड़े होते हैं इन्हें H2N2 प्रतीकों द्वारा भी दर्शा सकते हैं। इसे हम किसे, यही जो डाइसल्फाइड श्रृंखला है, ये देख रहे हैं ये श्रृंखला डाइसल्फाइड, ये जो डाइसल्फाइड श्रृंखला है इसे हम किसके द्वारा, H2N2 प्रतीकों द्वारा व्यक्त करते हैं। ठीक बच्चों, तो आप ध्यान देंगे, बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है ये, और चैप्टर का लास्ट हेडिंग है जो आप ध्यान से देखेंगे। और देखिए बच्चों इसमें बताया गया है, तो यही सब इसमें था, इस तरीके से इसमें बताया जाता है। बताया जाता है कि श्रृंखला के आधार पर जंतुओं में प्रायः 5 प्रकार के प्रतिरक्षी होते हैं जिन्हें हम इस तरह व्यक्त करते हैं। तो चलिए देख लीजिए क्या क्या चीज होता है। प्रतिरक्षी तंत्र के प्रकार, प्रतिरक्षी तंत्र के प्रकार, तो देख लीजिए प्रतिरक्षी तंत्र कितने प्रकार के होते हैं। बताया जाता है कि प्रतिरक्षी तंत्र 5 प्रकार के होते हैं। प्रतिरक्षी तंत्र कितने प्रकार के, 5 प्रकार के होते हैं, ठीक है। अब देख लीजिए
हमारे 5 प्रकार के जो है क्या है, एंटीबॉडी है, जो हमारे शरीर की प्रतिरक्षा करते हैं, अर्थात रक्षा करते हैं हमारे शरीर की। ठीक, पांचों के बारे में हम लोग पढ़ेंगे कि इसका क्या क्या काम होता है और किस तरीके से काम होता है। ठीक है, तो पांचों का नाम हम लोग पढ़ेंगे। चलिए देखिए, हमारे शरीर में सबसे ज्यादा प्रतिरक्षी तंत्र कहाँ पाया जाता है और किस अवस्था में होता है। ठीक है, तो कहते हैं कि हमारे शरीर में सबसे ज्यादा पाया जाने वाला पाया जाने वाला प्रतिरक्षी पदार्थ पहला पदार्थ है IgG। देखिए IgG यही जो हमारा सर्वाधिक पाया जाने वाला पदार्थ है, जो माता के दुग्ध में उपस्थित रहता है और शिशु को अपना प्रतिरक्षा प्रदान करता है। शिशु को अपना प्रतिरक्षा प्रदान करता है। समझ रहे हैं? देखिए यही चीज है और काफी इंपॉर्टेंट चीज है, इसको आप ध्यान देंगे। जैसे ही तो देखिए यही चीज है, कहा जाता है प्लाज्मा कोशिका सेकंड 2000 कोशिकाओं का स्राव करने में सक्षम होती है। देखिए यही चीज है। तो देखो बताया क्या है कि प्रतिरक्षा तंत्र के प्रकार, प्रतिरक्षा तंत्र हमारे कितने प्रकार के होते हैं? 5 प्रकार के होते हैं। ठीक है, अब पांचों का नाम हम देखेंगे कौन कौन है। पहला IgG, IgM, IgA, IgD, IgE, ये 5 प्रकार के हमारे प्रतिरक्षा तंत्र होते हैं। इसमें बताया गया कि हमारे शरीर में सबसे ज्यादा पाया जाने वाला प्रतिरक्षी पदार्थ जो होता है IgG होता है, जो माता के दुग्ध में पाया जाता है। काफी इंपॉर्टेंट है, जो माता के दुग्ध में पाया जाता है और उससे जो बच्चे जब ग्रहण करते हैं तो उनकी प्रतिरक्षा तंत्र अधिक से अधिक क्या हो जाती है, मजबूत हो जाती है। ठीक है, और कहा जाता है कि यही चीज है। तो फिर चलिए हम देखते हैं आगे। और एक चीज आप नोट में याद रखेंगे, बहुत इंपॉर्टेंट है, नोट पॉइंट है। कहा जाता है कि प्लाज्मा कोशिका प्रति सेकंड 2000 प्रतिरक्षी कोशिकाओं का श्रावण करने में सक्षम रहती है। ठीक, आप ध्यान देंगे, नोट पॉइंट है, बहुत इंपॉर्टेंट ये पार्ट है। देखिए बताया क्या है, प्लाज्मा कोशिका, हमने आपको बताया था ना हमारे शरीर में रुधिराण में प्लाज्मा जो होती है वो हमारे रुधिराण का 55% होती है। ठीक, और प्लाज्मा कोशिका ही प्रति सेकंड 2000 प्रतिरक्षी कोशिकाओं का श्रावण करने में क्या होती है, सक्षम होती है, जिसके द्वारा हमारे शरीर में प्रतिरक्षा तंत्र की कमी नहीं रहती है और हमारे रोग जो होते हैं, हमारे शरीर में जो रोग आते हैं वो इनका जमकर विरोध करती है, जिसके द्वारा रोग हमारे शरीर से क्या होते हैं, बाहर हो जाते हैं। समझ गए? तो ये चीज है। चलिए इसके बारे में कुछ हम लोग और डिटेल में पढ़ लेते हैं।
तो आप ध्यान से इसको देख लीजिए, काफ़ी इम्पोर्टेंट है और इसको आप ध्यान दीजिए। ठीक, तो चलिए देखिए। देखिए बच्चों, यहाँ यही बताया गया है, कहा गया है कि कहाँ पाए जाते हैं समूह कार्य क्या होते हैं। 3 पार्ट में इसको हम डिवाइड करते हैं। समूह और ये कहाँ पाए जाते हैं, और इनका जो अगला पार्ट होगा वो होगा कार्य का, क्या कार्य होता है। ठीक, तो पहला हमारा जो है वो कौन सा था, IgG, ये इसका समूह है और ये क्या काम करता है हमारे शरीर में, ये प्रमुख एंटीबॉडी। ठीक है, ये प्रमुख एंटीबॉडी, प्रमुख एंटीबॉडी, प्रमुख एंटीबॉडी, ये एंटीबॉडी, एंटीबॉडी का टोटल कितना परसेंट होती है, 75% होती है, याद रखिएगा। और इसके बाद इसका जो कार्य होता है, ये रोगाणुओं से जुड़ना, कोशिकाओं भक्षण को प्रेरित करता है। रोगाणुओं से जुड़ना और क्या काम कर सकती है, कोशिका भक्षण को प्रेरित करती है, कोशिका भक्षण को प्रेरित करती है। ये चीज है इसका। चलिए फिर देखिए दूसरा चीज है IgM, क्या चीज है। अब IgM जो होता है, ये परिवहन में पाई जाने वाली एंटीबॉडीज होती है। ये कहा जाता है परिवहन में पाई जाने वाली एंटीबॉडीज है। एंटीबॉडीज, इसका जो कार्य होता है, कॉम्प्लीमेंट तंत्र का सक्रियण, कॉम्प्लीमेंट तंत्र का सक्रियण कोशिकाओं का समूहन, ये इसका काम होता है। ठीक, याद रखिएगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज है। चलिए फिर देखेंगे आगे, अगला दिया गया है IgA। ये IgA क्या काम करता है, हमको ये देखना है। ठीक बच्चों, चलिए देखिए, IgA जो होता है, ये दुग्ध व लाल आदि में पाया जाता है। ये दुग्ध व लाल में पाया जाने वाला पदार्थ है। ठीक, अब इसमें जो है, इसमें क्या होता है, ये पाचन व श्वसन तंत्र में हुए हमलों को रोकती है। यह पाचन तथा श्वसन में देखिए बच्चों, दिख रहा है नीचे, थोड़ा सा दिख रहा है, लिख देते हैं। श्वसन में हुए हमलों को रोकती है। तो रोकती है। ठीक, तो ध्यान दीजिएगा, ये हमारा जो IgA है, ये दुग्ध व लाल में पाया जाने वाला पदार्थ है। यह पाचन तथा श्वसन में हुए हमलों को रोकती है। यदि हमारे शरीर में क्या हो, पाचन रहता है कि IgA दुग्ध व लाल में होता है। इसी दुग्ध व लाल में जब होता है और अंदर जाता है, तो पाचन और श्वसन में जो भी बैक्टीरिया, वायरस या कुछ भी कीटाणु होते हैं, उनको ये क्या कर देती है, हमला से रोकती है और उनको नष्ट करके भगा देती है। ठीक है, ये काम होता है इसका।
चलिए फिर इसके बाद अगला इसमें दिया गया है पार्ट, मैं आपको बताता हूँ आगे। देखिए बच्चों, फिर उसमें दिया गया है कि IgD का क्या कार्य है, ये कहाँ पाए जाते हैं, इसको देखिए कि ये अपरिपक्व कोशिकाओं की सतह पर पाए जाते हैं। अपरिपक्व कोशिकाओं की सतह पर पाए जाते हैं, ठीक है। अब इसके अंतर्गत जो है क्या होता है, मतलब ये बी कोशिकाओं को प्रेरित करता है, बी कोशिकाओं को प्रेरित करता है, प्रेरित करता है। अब आप ध्यान दीजिए क्या चीज है, कैसे आप समझ ही रहे हैं, बताने की कोई जरूरत नहीं है इसमें। अब चलते हैं लास्ट हमारा प्रतिरक्षण तंत्र क्या है, यह एंटीजन ग्राही के रूप में, यह एंटीजन ग्राही के रूप में बेसोफिल व मास्ट कोशिकाओं की सतह पर पाया जाता है। बेसोफिल या मास्ट याद रखिएगा, मास्ट कोशिकाओं की सतह पर पाया जाता है। ठीक है, तो देखो बच्चों यही चीज है। और इसमें जो है मतलब क्या काम करती है, एलर्जिक प्रतिक्रिया हेतु उत्तरदायी होती है। यह एलर्जिक प्रतिक्रिया हेतु के लिए उत्तरदायी होती है। ठीक बच्चों, तो देखो बच्चों ये लास्ट था और मैंने इसको भी आपको बता दिया कि क्या काम करती है। कहा जाता है कि IgE जो होता है ये एंटीजन ग्राही के रूप में बेसोफिल या मास्ट कोशिका, बेसोफिल की कोशिका होती है, ठीक है, कोशिकाओं के अंदर होता है। और बेसोफिल जो होता है वो WBC की कोशिका एक होती है, ठीक है। और उसी कोशिकाओं में की सतह पर ये पाया जाता है, कौन, IgE। इसका जो काम होता है, सॉरी ध्यान देंगे ये पार्ट अलग है यहाँ पे, ठीक है। देखो IgD जो होता है ये अपरिपक्व कोशिकाओं की सतह पर पाए जाते हैं। जो कोशिका हमारी अपरिपक्व होती है, पकी नहीं रहती है, वो IgD कोशिका होती है, उसी पर ये पाए जाते हैं। इसका जो काम होता है वो बी कोशिकाओं को प्रेरित करना होता है, ठीक, बी कोशिकाओं को प्रेरित करके जिसके द्वारा हमारे प्रतिरक्षी तंत्र का क्या होता है, निर्माण होता है। और कहा जाता है IgE ये एंटीजन ग्राही के रूप में बेसोफिल या मास्ट कोशिकाओं की सतह पर पाया जाता है। बेसोफिल जो WBC में पाए जाते हैं, बूद करके पाए जाते हैं, ठीक। ये क्या काम करते हैं, एलर्जिक प्रतिक्रिया के लिए उत्तरदायी होती है। हमारे शरीर में जो एलर्जी उत्पन्न होता है ये इसको कंट्रोल करती है, कंट्रोल कर करके क्या करती है, रोकती है। तो समझ गए बच्चों, तो ये है इसका जो है सब जो है फार्मूला, मतलब हमें इस तरीके से जो है ये पांचों होते हैं। मैं फिर से बता दे रहा हूँ कि पांचों का जो काम होता है वो कैसे कैसे होता है, किस तरीके से होता है। देखिए तो बच्चों इसमें देखो यही बताया गया है, पहला क्या गया IgG जो था वो हमारा पहला एंटीबॉडी है। ये एंटीबॉडी का 75% पाया जाता है। एंटीबॉडी, मेन एंटीबॉडी जो होता है वो हमारा IgG होता है, जो सबसे अधिक हमारे शरीर में 75% पाया जाता है। कितना परसेंट, 75% पाया जाता है। ये इसका जो कार्य होता है ये हमारे शरीर के अंदर रोगाणुओं का भक्षण करता है, ठीक, रोगों से लड़ मतलब जुड़ के उसको जो खा जाता है, ठीक है, पहला इसका होता है। दूसरा जो हमारा है IgM,
ये हमारे शरीर में एंटीबॉडी का परिवहन करता है। जो एंटीबॉडी होता है IgG, उसको उठा के एक स्थान दूसरे स्थान पे ले जाने का काम करता है, जिससे क्या होती है, हमारी कॉम्प्लीमेंट तंत्र का सक्रियण और कोशिकाओं का समूहन होता है, आपस में कोशिकाएं मिलती हैं और स्वस्थ रहती हैं। ठीक है। दूसरा जो है अगला IgA हमारा दूध और लार में पाया जाता है, जो हमारे पाचन और श्वसन के में रोगाणुओं से हमलों को क्या करता है, रोकता है, ये काम है। और IgD जो चीज होती है वो अपरिपक्व कोशिकाओं में पाई जाती है, जो भी बताया, ये भी कोशिकाओं को क्या करती है, प्रेरण करती है। और हमारा जो IgE होता है एंटीजन ग्राही कोशिकाओं के बेसोफिल कोशिकाओं में पाया जाता है। इसका काम होता है एलर्जी प्रतिक्रिया को क्या कर देता है, उत्तरदायी होता है, मतलब उसको रोकने का काम करता है। समझ गए? तो ये चीज़ है, तो हमने आपको बता दिया, बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान दीजिएगा। चलिए फिर मैं आपको बताता हूँ थोड़ा सा एक छोटा सा पॉइंट और है जो बता देता हूँ कि टीका क्या चीज़ है। टीके के बारे में थोड़ी जानकारी आपको होनी चाहिए। देखिए बच्चों, टीका क्या चीज है, तो टीका है एवं टीकाकरण, टीका एवं टीकाकरण। ठीक है, तो टीका एवं टीकाकरण क्या चीज है, ध्यान देंगे। तो ये चीज ऐसी बता रहे, किसी रोगाणु के एंटीजन ही टीके का आधार है। एक मिनट। ठीक है बच्चों, इसमें यही कहा गया है कि टीका एवं जो है टीकाकरण ये क्या चीज़ है, इसको हमें देखना है। जो इंजेक्शन लगता है हमारे जो है, कोई भाई चोट लगती है या कोई प्रॉब्लम हमारे बॉडी में है, तो हमें कैसे, सॉरी, तो बच्चों, तो मैं आपको जो है देखो बता ही रहा हूँ इसको किस बारे में। तो बच्चों यही चीज़ है, कहा टीका का उपयोग हम कहाँ करते हैं, तो टीका का उपयोग हम कहाँ करते हैं तो आप जानते ही होंगे। तो टीका का उपयोग हमें इंजेक्शन जो होता है उसी के रूप में करते हैं। जैसे चोट लग गई या कुछ भी बुखार हो गया, तो हमें जो है जो भी इंजेक्शन हमारे हाथ में कहाँ लगता है, सिरा वाली नलिका में लगता है अंदर। ठीक है, तो उसी नलिका में, सॉरी, सिरा वाली नलिका में यहाँ जो ऊपर होती है, त्वचा के जस्ट नीचे होती है, वहीं पर जो है लगता है। ठीक है, तो यही चीज होती है, किसी रोगाणु के एंटीजन टीके का क्या होता है, आधार होता है। अब भाई जो टीका जो लगता है उसमें जो भी पदार्थ वैक्सीन होती है, वो वैक्सीन किसकी रूप होती है, एंटीजन की रूप होती है। किसकी रूप होती है, एंटीजन की रूप होती है। ठीक है, अब वो एंटीजन जो हमारे बॉडी के अंदर जाएगा, तो भाई जाहिर सी बात हमारे बॉडी में किसका रूप ले लेगा, एक प्रतिरक्षी पदार्थ, एक एंटीबॉडी का रूप ले लेता है। ठीक है, तो देखिए मैं वही चीज आपको बताने जा रहा हूँ। तो देखिए इसमें कहा गया है कि एंटीबॉडीज, कहा गया कि मनुष्य के अंदर, मनुष्य के बॉडी में प्रवेश करने पर एंटीबॉडीज का, एंटीबॉडीज का निर्माण होता है, ठीक है, एंटीबॉडीज का निर्माण होता है। अब चूंकि रोगाणु प्रभावहीन होते हैं, चूंकि रोगाणु प्रभावहीन होते हैं, जिससे कहा जाता है प्रभावहीन होते हैं, इसलिए ये रोग उत्पन्न करने में असमर्थ हो जाते हैं। इसलिए ये रोग उत्पन्न करने में असमर्थ हो जाते हैं, हो जाते हैं। ठीक, परंतु संबंधित मनुष्य में इस रोग के लिए प्रतिरक्षा विकसित हो जाती है, परंतु
मनुष्य में इस रोग का प्रतिरक्षा पदार्थ या प्रतिरक्षा तंत्र विकसित हो जाता है ठीक, विकसित हो जाता है स्वस्थ मनुष्य के शरीर में निष्क्रिय रोगाणु, या फिर कह जाते हैं कि स्वस्थ मनुष्य के शरीर में निष्क्रिय रोगाणु या टीका को प्रवेश कराने की क्रिया को टीकाकरण कहते हैं। ठीक, समझ गए आप? तो यही चीज है और कुछ है नहीं इसमें। तो देखिए बच्चों क्या बताया गया है, देखिए ध्यान दीजिएगा। कहा यही गया है कि टीका एवं टीकाकरण क्या चीज है, कहा गया किसी रोगाणु के एंटीजन जो होता है वो टीके का आधार होता है। मेन इसमें एंटीजन होता है इंजेक्शन में जो लेते हैं, ठीक है। कहा जाता है कि टीके द्वारा एंटीजन को मनुष्य के बॉडी में प्रवेश करने पर एंटीबॉडीज का क्या होता है, निर्माण होता है। एक ध्यान देंगे, प्रवेश कराने पर एंटीबॉडीज का निर्माण होता है। ठीक, चूंकि देखिए अब एंटीबॉडीज का जब निर्माण हो जाएगा तो जाहिर सी बात है रोगाणु धीरे धीरे उनकी समाप्ति होने लगेगी। कहा जाता है चूंकि रोगाणु प्रभावहीन हो जाते हैं, जब भाई एंटीबॉडीज हमारे बॉडी में बन रहा है उस चीज का, तो वो प्रभावहीन हो जाते हैं, इसलिए रोग उत्पन्न करने में क्या हो जाते हैं, असमर्थ हो जाते हैं। और असमर्थ जब हो जाएंगे तो ऐसे स्थिति में मनुष्य में इस रोग का प्रतिरक्षा तंत्र विकसित हो जाता है। जब विकसित हो जाएगा तभी रोगाणु असमर्थ हो जाते हैं रोग फैलाने में, ठीक है। और कहा जाता है कि स्वस्थ मनुष्य के शरीर में निष्क्रिय रोगाणु या फिर वही टीका को प्रवेश कराने को ही क्या कहते हैं, क्रिया को टीकाकरण कहते हैं। ठीक, यही टीकाकरण है आपका, जो कि आप समझ ही गए होंगे, कोई दिक्कत इसमें है नहीं। ठीक है बच्चों, तो चलिए मैं आपको जो है इसका पता कर देता हूँ, मतलब कौन ने जो टीका खोज किया था और कैसे किया था। देखिए बच्चों, टीका का खोज करण किसने किया था, हमें देखना है कि कहते हैं वैक्सीन शब्द का प्रयोग एडवर्ड टीका कहते हैं वैक्सीन शब्द का प्रयोग एडवर्ड जेनर देखो कहा गया, एडवर्ड जेनर ने किया था तथा कहा जाता है कि एडवर्ड जेनर ने चेचक की रोकथाम के लिए चेचक का टीका तैयार किया था। एडवर्ड जेनर ने चेचक की रोकथाम के लिए पहला टीका तैयार किया था।
पहला टीका तैयार किया था। क्या किया था? पहला टीका तैयार किया था। समझ गए बच्चों? किसके लिए? चेचक रोग के लिए तैयार किया था। ओके, अब चलिए फिर हम आपको बताते हैं आगे। ये बताया गया कि टीका भी कई प्रकार के होते हैं। कम से कम टीका 6 प्रकार के होते हैं। कितने प्रकार के? 6 प्रकार के होते हैं। ठीक है, जो मैं आपको बताना चाहता हूँ। तो फिर मैं सोच रहा हूँ कि मैं आपको अगली वीडियो में टीका का जो है प्रकार बताऊँ। क्या क्या चीज़ है, वीडियो लंबी हो जा रही है, पढ़ने में भी आपको असक्षम महसूस होगा। ओके, इसलिए अब जो है इसके बाद जो है मैं आपको अगले वीडियो में बताऊंगा। ओके, धन्यवाद बच्चों, आप ध्यान से इसको पढ़ेंगे। ओके, आपका दिन शुभ हो। ओके, बाय।